मैंने मजनू में लड़कपन में असद। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। मिर्जा गालिब के इस शेर से इंसानी कमजोरी का सटीक विश्लेषण होता है। कई बार गुस्से और जल्दबाजी में उठे हाथ फिर पछतावे के लिए ही एक साथ जुड़ पाते हैं। जिन हाथों ने धर्म के नाम पर संभल में पत्थर उठाए, वो शायद ये भूल गए थे कि इन पत्थरों का निशाना किसी और का सर नहीं बल्कि खुद उनके जमात के ही लोगों का है। उनके जमात के लोगों की जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये वो भूल गए थे। 18 साल का कैफ, 23 साल का बिलाल, 30 साल का नईम और 50 साल के रोमान, इन 4 घरों में आज मातम पसरा है। बीती रात पोस्टमार्टम के बाद इनके परिवार वालों ने इन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया। चारों परिवार का कहना है कि ये 4 मौतें पुलिस की गोलियों से हुई हैं, जबकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उन्होंने गोलियां चलाई नहीं, उन्होंने सिर्फ पिलेट गन फायर की थी और पिलेट गन से आमतौर पर मृत्यु नहीं होती है। जो चोटें हैं वो गोलियां की हैं। गोलियां दरअसल भीड़ एक दूसरे पर चला रही थी। 3 तरफ से भीड़ आई थी। संभल के शाही जमा मस्जिद के ठीक सामने 2500 से 3000 लोग एकत्रित हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक भीड़ थी, पत्थरबाजी हो रही थी, सोडा बोतल फेंके जा रहे थे, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां जलाई जा रही थीं और बीच में गोलियां भी चल रही थीं। इन्हीं गोलियों का शिकार ये वो 4 लोग हुए हैं, वो 4 नौजवान हुए हैं जिनके परिवार में आज मातम पसरा है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें पुलिस के अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने के आदेश देते हुए दिखाई देते हैं। अगर आवाज तेज की जाए तो यह भी सुनाई देता है, मारो सालों को। लाठियां बरस रही हैं। लाठियों के बरसते हुए भी आप देख सकते हैं सड़क में सिर्फ चप्परों का एक हुजूम पड़ा है। भगदड़ मची थी, यह भी सामने है। लेकिन ये 4 मौतें कैसे हुई, इसका कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और ना ही किसी के मोबाइल का फुटेज है। हां, अफवाह जरूर है, जोरों पर है। हिंसा के इस नंगे नाच पर अब जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। राजनीति पर चर्चा करूं इससे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार 24 नवंबर रविवार को संभल में हुआ क्या। 1529 में बाबर के जमाने में शाही जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि हर मंदिर को तोड़कर, जो कि विष्णु के 10वें अवतार का स्थल बताया जाता है, कल्कि स्थल, उसे तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई। ये दावे बहुत पहले से किए जा रहे हैं साहब। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन, जो कि कई और मस्जिदों को मंदिर होने के दावों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, अपने बेटे के साथ संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की। कहा कि जांच होनी चाहिए कि शाही जमा मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं, और अगर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो हिंदू पक्ष की अपील है कि इस मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। 95 पेज का पिटीशन उन्होंने दाखिल किया। 19 नवंबर को सुनवाई हुई और सुनवाई के तुरंत बाद सर्वे का आदेश जारी किया गया। आदेश के पारित होने के 2 घंटे के भीतर ही कोर्ट के अपॉइंटेड सर्वे टीम शाही जमा मस्जिद पहुंची और मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर 1 घंटे तक 19 नवंबर को सर्वे करती रही। सर्वे शाम में हुआ और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे निशान, बहुत सारे अवशेष शाम में गोधली के समय दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए फिर तय हुआ कि एक बार सुबह सर्वे होगा। 24 नवंबर सुबह 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। सर्वे की टीम पुलिस और जिला प्रशासन के साथ पहुंची और इससे पहले 23 नवंबर की रात को ही
हिंसा की आशंका को देखते हुए आसपास 4 लोगों से ज्यादा के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरक्षा बलों की तैनाती मुस्तैद कर दी गई। यह तमाम बातें 19 नवंबर को नहीं हुई थी। 19 नवंबर को किसी हिंसा की आशंका भी नहीं थी और कोई हिंसा हुई भी नहीं। लेकिन 24 नवंबर की सुबह 2 घंटे के सर्वे के बाद, जब सर्वे टीम, जिसमें कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के भी 4 सदस्य शामिल थे, बाहर निकलने वाले थे, तो सड़कों पर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अब यह कैसे हुआ? मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने बताया कि 24 नवंबर को सुबह सुबह यह अफवाह फैली कि सर्वे करने वाली टीम और मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के बीच में जबरदस्त कहासुनी हो गई है। मामला बहुत उत्तेजक हो गया है, बढ़ गया है। एक और अफवाह फैली। कहा गया कि सर्वे टीम जब मस्जिद में प्रवेश कर रही थी तो बहुत बड़ी भीड़ सामने थी और वो भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। पुलिस ने इस पर कहीं कोई रोक नहीं की। इसका अभी तक कोई सबूत सामने आया नहीं है। यह महज अफवाह की बात है। और फिर क्या था? बड़ी संख्या में मुसलमान जुटने लगे, सड़क पर एकत्रित होने लगे, प्रदर्शनकारी सामने आ गए, प्रदर्शन हुआ और फिर फसाद यानी कि पत्थरबाजी हुई। फिर पुलिस की कार्रवाई थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जबरदस्त तरीके से शुरू हुई। एसटी हसन साहब फरमाते हैं कि ऐसे फसादों में आमतौर पर मरता और पिटता मुसलमान ही है, क्योंकि अफवाह फैला दी जाती है। अफवाह के चक्कर में निर्दोष मुसलमान बाहर निकलते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा पर उतारू होते हैं। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है जिसमें मुसलमान ही मारे जाते हैं। यानी खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा, मरता और कटता तो खरबूजा ही है। यह एसटी हसन साहब का कहना है। शाही जमा मस्जिद के सामने सड़क पर जो हिंसक भीड़ थी उसकी तस्वीरें पुलिस ने भी जारी की हैं, स्थानीय लोगों ने भी जारी की हैं, हमने भी आपको दिखाई हैं। पुलिस पहले कम संख्या में थी। पथराव जब बहुत तेज हुआ तो आधे घंटे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची। यह दर्ज है, वीडियो है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का गोली चलाने का फुटेज है, लेकिन वो गोलियां गोली हैं या पिलट, इसके बारे में तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। मुसलमान प्रदर्शनकारी और सड़क पर 3000 से ज्यादा की भीड़ लगातार पत्थरबाजी कर रही थी, आगजनी कर रही थी, पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को आग लगा रही थी, सोडा बोतल फेंक रही थी। यह सब वीडियो में दर्ज है। यह भी दर्ज है कि पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। यह भी दर्ज है कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। लेकिन वो कैसी गोलियां थी, यह जांच के बाद पता चलेगा। ऐसे में 2 अलग वर्जन सामने आ गए। एक जो कि प्रदर्शनकारियों का वर्जन है कि पुलिस ने ज्यादती की। दूसरा जो कि फुटेज से स्थापित होता है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरदस्त हमला किया। पुलिस की टोली में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का पैर टूटा, एक पीआरओ के पैर में गोली लगी और 4 नौजवान हताहत हुए। अब 2500 से ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 महिलाओं समेत 25 लोगों को हिंसा भड़काने और उकसाने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर लोगों की शिनाख्त की जा रही है। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। न बाहर से कोई अंदर आ सकता है, न अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है। हफ्ते भर के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शाही जमा मस्जिद के आसपास के इलाकों में 70% घरों में ताला जड़ दिया गया है। लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। हर किसी को लग रहा है कि अब माहौल खराब हो चुका है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुसलमान का एक ऐसा माहौल बना है जो दोनों धर्मों के लोगों के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए, सही और उचित और नियमित कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके नहीं बल्कि आदेश पारित किया कि ऐसे हिंसक कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे दोषियों के पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद
और समाजवादी पार्टी के एक एमएलए के बेटे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। माना जा रहा है कि सांसद वर्ग और एमएलए साहब के बेटे ने मिलकर अफवाह फैलाई, लोगों को उत्तेजित किया और उसके आधार पर उत्तेजना में आकर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। जांच के बाद इसकी भी स्पष्टता सामने आएगी। लेकिन इस बीच वाद विवाद तेज हो चुका है। आरएसएस से इंद्रेश कुमार क्या कहते हैं, जरा देखिए। अभी संबल को लेकर सवाल पूछा। मैं एक और बात कहूंगा कि संबल के मुसलमान पुलिस पर, कोर्ट पर, हिंदुओं पर गुस्सा निकालने के बजाय वह गुस्सा अगर निकालना है तो वह कमेटी पर निकालें जो केस कोर्ट में लेकर गई हुई है। वह इस बात से भी एग्रीड थी कि वहाँ का सर्वे होना चाहिए। कमेटी के मेंबर भी उसमें हैं, दोनों पार्टियों के मेंबर हैं, सर्वे में है। इसलिए शांति भंग करके दंगा करना, और ऐसे में बरकने जो सांसद हैं या फिर तौकीर रजा जो वहाँ एक मुसलमानों की हस्ती है, या मदनी ने, उनको भड़काने के बजाय कहना चाहिए कि भाई हमारे लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से लड़ रहे हैं। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, इसलिए इसको जहर उगलकर भड़काने और भटकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुसलमानों को कहूँगा कि आपके अंदर ही आपको भड़काने और भटकाने वाले लोग हैं, चाहे मजहबी पार्टी नेताओं के रूप में है, चाहे सियासी नेताओं के रूप में। इंद्रेश कुमार के बयान के साथ ही 24 नवंबर की रात को ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस एक्शन के वीडियो को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह सरकार की विफलता है और उसको प्रदर्शित करता है। प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है और हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें धांधली हुई है और उस पर पर्दा डालने के लिए यह सांप्रदायिक हिंसा राज्य सरकार ने खुद ही प्रायोजित और प्रोत्साहित किया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सुबह होते होते विपक्ष के नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी। बीएसपी की मायावती ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा देना है, इसे सुनिश्चित करना नहीं। यानी कि एक बहुत ही अलग तरह का बयान। इसके साथ साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। संसद की कार्रवाई शुरू हो इससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह हिंसा सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा व्यवस्थित ध्रुवीकरण का परिणाम है। सरकार को समुदायों को निशाना बनाने के बजाय शिकायतों का समाधान करने की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही वायनाड से हाल ही में जीत हासिल की प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, निर्दोष लोगों की मौत अस्वीकार्य है। विश्वास बहाल करने के लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, इन सभी बयान से राजनीति की बूंद न सिर्फ टपक रही है बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर है, कह रही है कि हिंसा भीड़ ने फैलाई। पुलिस ने कार्रवाई की हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। मरने वाले तो मर गए, लेकिन उनकी राख पर राजनीति करने वाले अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस प्रशासनिक विफलताओं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। मुस्लिम संगठन सर्वे की टीम के पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए जवाबदेही की मांग कर रही है। हालांकि पक्षपात कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी के लोग सर्वे में शामिल हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, तो फिर आखिरकार कोर्ट की कार्रवाई पर इस तरह का संदेश या संदेह जारी करने का क्या मतलब है? कई ऐसे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो हिंसक भीड़ और पत्थरबाजी दोनों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
यह हिंसा पूर्व सुनियोजित तरीके से की गई है, इसका प्रमाण तो अब हम सबके सामने है। भीड़ अचानक नहीं आती, वो भी 2500-3000 की, सुबह सुबह रविवार को। पत्थरबाज जो हैं, क्या वो स्थानीय लोग थे या बाहर के थे? बाहर के थे तो पहले कैसे आ गए? क्या उनको पहले से पता था कि उन्हें क्या करना है? क्या यह पहले से प्लानिंग के साथ किया गया एक प्रशासन के ऊपर हमला है? माहौल को जानबूझकर तनावपूर्ण बनाने की एक कोशिश है? इसका फायदा किस राजनीतिक दल को या किस धड़े को हो सकता है? जब सर्वे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, कोर्ट के आदेश के बाद उसका निर्वाचन होता है और सर्वे कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है, तो फिर ऊपरी अदालत में अपील करने के बजाय हिंसक भीड़ का सामने आना कहां तक जायज है? संभल में जो हिंसा हुई है, उसने न सिर्फ हमारी अदालतों पर अविश्वास का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि पत्थरबाजी, अराजकता और संवेदनहीनता हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। और प्रशासन कई बार अपनी लापरवाहियों की वजह से समाज के इस बंटवारे को और ज्यादा गहरा बना देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून को हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कानून की रक्षा में किसी निर्दोष की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर जब तक इसी तरह की हिंसा होती रहेगी, हम इसी तरह की भीड़ को सड़कों पर देखेंगे और लोग यूं ही मरते रहेंगे।